नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार के एक बड़े फैसले की। हाँ, ये जो सामान्य जनगणना के साथ अब जातिगत गणना को भी शामिल करने की मंजूरी मिली है। बिल्कुल, ये मांग तो काफी समय से चल रही थी। हाँ। और अब फाइनली सरकार ने हाँ कर दी है। सही कहा। हमारे पास इससे जुड़ा एक लेख है जिसमें इसके अलग अलग पहलुओं पर बात की गई है। तो सोचा कि चलो इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं, समझते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है, क्या असर हो सकता है और क्या मुश्किलें आ सकती हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है। तो सरकार का ये फैसला ये काफी अहम है, खासकर इसलिए कि पिछले आप मानिए करीब 2 साल से तो बहुत जोर शोर से मांग उठ रही थी। हाँ, कई राज्यों में तो वहाँ की लोकल पार्टियां भी कह रही थी। हाँ, लेकिन केंद्र का स्टैंड कुछ क्लियर नहीं था। नहीं था, बिल्कुल। फिर अचानक से ये खबर आई कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति ने फैसला ले लिया और मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी भी दी। हाँ, और इस मंजूरी का असर राज्यों पर भी पड़ेगा ना। जैसे बिहार और तेलंगाना में जो पॉलिटिक्स चल रही थी इस मुद्दे पर। हाँ, उन्होंने अपने लेवल पर सर्वे भी करवाए थे। तो अब शायद वो चीज थोड़ी ठंडी पड़ेगी। अच्छा, एक बात और, उन राज्यों के जो सर्वे के नतीजे आए थे वो कहते हैं कि कमोबेश वैसे ही थे जैसे पहले से अंदाजे लगाए जा रहे थे। हाँ, आंकड़े उसी रेंज में थे। तो क्या इससे ये भी पता चला कि भाई ऐसे आंकड़े आने से समाज में कोई बहुत ज्यादा तनाव या झगड़ा नहीं हुआ जैसा कुछ लोगों को डर था? हाँ, लेख में भी इस तरफ इशारा है कि उन सर्वे से कम ये संकेत तो मिला कि आंकड़े पब्लिक होने से कोई बड़ा सामाजिक द्वेष नहीं फैला। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि वो राज्य स्तर के सर्वे थे, उनकी अपनी सीमाएं थीं। अच्छा। राष्ट्रीय जनगणना तो बहुत बड़े पैमाने पर होती है, उसकी मान्यता भी ज्यादा होती है। तो राज्यों के सर्वे शायद पूरी कहानी ना बताते हो, पर हाँ, एक माहौल तो बना। अब समय की बात करते हैं। सामान्य जनगणना तो अभी हुई नहीं है। 2021 वाली कोरोना की वजह से टल गई थी। हाँ, वो टल गई थी। अगर ये और खिंचती है, मान लीजिए 2031 तक चली जाती है, तो फिर ये जातिगत आंकड़े कब तक आएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, अगर जनगणना 2031 के आसपास होती है तो इसके जो डिटेल्ड आंकड़े हैं वो शायद 2029 में जो अगली सरकार बनेगी ना, उसके कार्यकाल में ही आए। अरे बाप रे, मतलब काफी लंबा इंतजार। हाँ, समय तो लगेगा और ये काम अपने आप में बहुत पेचीदा भी होने वाला है। पेचीदा क्यों? मतलब क्या खास मुश्किलें हैं इसमें? लेख कुछ बताता है इस बारे में? बिल्कुल। लेख में फिक्र है कि भारत में हजारों जातियां हैं, फिर उनकी उपजातियां हैं। हाँ, ये तो है। अब सबसे बड़ी चुनौती है इनको स्टैंडर्डाइज करना। मतलब एक ही जाति का नाम अलग अलग राज्यों में या एक ही समुदाय में भी थोड़ा अलग हो सकता है। अच्छा, हाँ। तो किसे किस कैटेगरी में रखना है ये तय करना आसान काम नहीं है। इसके लिए सिर्फ गिनती नहीं चाहिए, बल्कि एक तरह से पूरा सोशल मैप बनाना होगा। ओहो, तो ये सिर्फ हेड काउंट नहीं है, ये तो पहचान को दर्ज करने का बहुत बड़ा और सेंसिटिव काम है। बिल्कुल। और इसके लिए जाहिर है देश की जो डिजिटल कैपेसिटी है उसका पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। सरकार ने ये मुश्किल काम हाथ में लिया है, ये हिम्मत की बात है। सही बात है। और ये ऐतिहासिक भी इसलिए है क्योंकि लेख याद दिलाता है करीब 100 साल बाद देश को अपनी जातिगत संरचना के ऑफिशियल आंकड़े मिलेंगे। 100 साल? पिछली बार कब हुई थी ऐसी गणना? 1931 में आखिरी बार। तब से अब तक जो भी नीतियां बनी वो या तो अनुमानों पर आधारित थीं या पुराने डेटा पर। तो अब ये जो हो रहा है इसका मेन मकसद क्या बताया गया है? क्या सिर्फ आंकड़े जमा करना है? नहीं नहीं, लेख साफ कहता है कि मुख्य उद्देश्य उन जातियों का सामाजिक आर्थिक सर्वे करना है जो विकास की दौड़ में पीछे रह गई हैं। सामाजिक आर्थिक सर्वे मतलब सिर्फ गिनती नहीं, उनकी शिक्षा, रोजगार, आमदनी, रहन सहन का स्तर, ये सब आंकड़े जुटाना। अच्छा। ताकि ये पक्का हो सके कि आरक्षण जैसे जो फायदे हैं वो सही लोगों तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ गिनी चुनी प्रभावशाली जातियों को ही फायदा मिलता रहे। यानी कि जो अभी पॉलिसीज चल रही हैं उनको चेक करने और शायद बेहतर बनाने के लिए ये डेटा काम आएगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसी तरफ इशारा कर रहा है। उम्मीद यही है कि सटीक आंकड़े होंगे तो पॉलिसीज ज्यादा टारगेटेड और असरदार बन सकेंगी, जो कि पुराने या अधूरे डेटा पर बनी पॉलिसीज के मुकाबले तो काफी बड़ा सुधार होगा। लेकिन पिछली बार भी तो, मेरा मतलब है SECC, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उसमें भी तो जाति का डेटा लिया गया था, पर वो जारी नहीं हुआ। हाँ, वो लिया तो गया था। लेख बताता है क्यों नहीं जारी हुआ। लेख के मुताबिक उस समय कहा गया कि आंकड़ों में कुछ गड़बड़ियां थीं, मतलब विसंगतियां थीं, और वर्गीकरण को लेकर भी कुछ अंदरूनी मुश्किलें थीं। ओके। इसी वजह से वो डेटा पब्लिक नहीं किया गया और फिर ये मुद्दा लगातार राजनीतिक बहस का कारण बना रहा। हाँ, विपक्ष तो सरकार को घेरता भी रहा इस पर। बिल्कुल।
आलोचना होती रही। तो अब इस फैसले से कम वो आलोचना तो शायद खत्म हो जाएगी। हाँ। अब बस इंतजार है कि जनगणना की तारीखें कब आती हैं। हाँ, और ये प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। सही। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना को हरी झंडी दे दी है, एक ऐसा कदम जिसका इंतजार बहुत लंबे समय से था और जो करीब एक सदी के बाद देश को अपनी जटिल जातिगत बनावट की डिटेल्ड ऑफिशियल जानकारी देगा। हाँ, ये बेशक एक बहुत बड़ी और मुश्किल कवायद होगी। इसमें बहुत सावधानी और संवेदनशीलता की जरूरत पड़ेगी। निश्चित रूप से। लेकिन जैसा आपने बताया, इसका जो घोषित उद्देश्य है वो सामाजिक आर्थिक विकास और समानता को ज्यादा असरदार तरीके से बढ़ाना है। आंकड़ों का सही इस्तेमाल ही इसकी कामयाबी तय करेगा। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, सरकार तो कह रही है कि इन आंकड़ों का इस्तेमाल मुख्य रूप से सामाजिक आर्थिक विकास के लिए होगा, लेकिन ये सोचना भी जरूरी है कि भविष्य में इन डिटेल जातिगत आंकड़ों का हमारे समाज और राजनीति पर असल में क्या असर पड़ेगा। ये सोचने वाली बात है। क्या ये वाकई समावेश को मजबूत करेगा या फिर अनजाने में पहचान की राजनीति को और हवा देकर नए विभाजन खड़े कर सकता है? ये एक अहम सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में नजर रखनी होगी।